हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्टन मायोस के मैनेजमेंट थॉट्स डिस्कस करने वाले। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, फेओल्स के 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एल्टन मायोस के मैनेजमेंट थॉट्स, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दिया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्टन मायो जो थे मैनेजमेंट थिंकर भी थे एंड उसके बाद जो उनको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का फादर भी माना गया है, मतलब फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, इनको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जनक भी माना जाता है एंड इनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है हार्थोन एक्सपेरिमेंट। हार्थोन एक्सपेरिमेंट के को हम एक हार्थोन स्टडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्टन मायो ने जो जो थ्योरीज दिया था आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच फर्स्ट थ्योरी हो जाती है इनकी। तो इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मानता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है तो उसकी जरूरतों को पूरा करना, चाहे वो सोशल नीड हो या फिजियोलॉजिकल नीड हो, मतलब सामाजिक नीड हो या फिर उसकी मानसिक नीड को पूरा करना, अगर आप उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो आप वर्कर्स का क्या होती है, इफिशियंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर के साथ में अगर उसकी जरूरतों को, नीड्स को टाइम टू टाइम अगर आप पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो खुश होके हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देता है, जिससे क्या हो जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच मानता है कि अगर आप वर्कर की सामाजिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वर्कर्स की इफिशिएंटी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड जो इन्होंने थ्योरी बताया था, नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स। नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स मानता है कि अगर आपके यहाँ पे जो वर्कर्स है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए मैटर नहीं होता पैसे और सैलरी ही मैटर नहीं करती, बल्कि क्या मैटर करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी नीड्स को पूरा करना, उनके लिए एक क्या होता है, अवार्ड का काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि अगर आपके वर्कर्स को आप अप्रिसिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना, तो इससे क्या होती है, वो हमारे यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, लगन के साथ में काम करता है। अगर आप वर्कर को अच्छे से अप्रिसिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वही चीजें क्या हो जाती है, उसके लिए अवार्ड का काम करती है। इसलिए यहाँ पे एल्टन मायो ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि आपके जो वर्कर्स को अवार्ड्स क्या काम करती है, क्या करती है, उनको रिस्पेक्ट करना, अप्रिसिएट करना, मोटिवेट करना, उनकी जरूरतों को, नीड्स को पूरी करना, ना कि पैसे और उनकी सैलरी। ठीक है, थर्ड जो होता है सोशल मैन। सोशल मैन थ्योरी के बताती हैं कि आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी क्या है, एज अ वर्कर नहीं है, वो भी एक क्या है, सोशल मैन है, एक सामाजिक व्यक्ति है, जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि क्या चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहे हैं तो वहां पे अपनापन हो, लोगों की यूनिटी हो, एक अच्छा व्यवहार हो, एक अच्छा संबंध हो। तो इसमें इस सोशल मीन थ्योरी में बताया गया है, एल्टन मायो ने यहाँ ये डिस्कस किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम कर रहा है वो भी एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके साथ एक सामाजिक तरीके से ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ तो थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम थ्योरी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन केवल मशीनों, नियमों और लॉस का एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वहां पे जो काम कर रहे हैं उनका एक क्या रहता है, आपसी संबंध होता है, एक आप मतलब एक संबंध होता है, एक व्यवहार होता है, उनकी एक यूनिटी होती है, एक उनका व्यवहार होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल तंत्र बोलते हैं, जिसको हम सोशल सिस्टम भी बोलते हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल सिस्टम, ना कि एक मशीनों और नियमों का ढांचा या फिर एक स्ट्रक्चर होता है, बल्कि वहां पे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, एक आपसी संबंध जुड़े होते हैं, अच्छा व्यवहार जुड़ा होता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया एल्टर्स मायोस की क्या क्या उन्होंने थ्योरीज दिया था कि आप एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के साथ में कैसे ट्रीट करते हैं, एंड उन्होंने ये डिस्कस किया था कि आप उनकी जरूरतों को कैसे कंप्लीट करते हैं, तो वो अपनी 100% अपने ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, जिससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ती है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के फीचर्स देखने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी को मतलब मैक्स वेबर ने दिया था। तो उन्होंने बताया था, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग
आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनते हैं तो उसको आपको स्ट्रक्चर के रूप में फॉलो करना होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क फीचर्स को हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, एल्टन मायो ने जो प्रिंसिपल दिया था उसमें भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम का, अगर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब आप काम का डिवीजन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो उन मतलब कि डिपार्टमेंट को आप बांट दीजिए, किस मतलब कि जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉय के स्किल के अकॉर्डिंग या उसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप काम को बांट दीजिए। जिससे क्या होता है, एक तो समय की बचत होती है और काम में क्या हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। और कोई भी व्यक्ति एक काम को बार बार करता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे बहुत जल्दी काम हो जाता है एंड क्या हो जाता है, गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के जल्दी अचीव होने में मदद हो जाती है, ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में बताया गया है कि आप जो भी काम करते हैं वो आप एक हायरार्की बना के काम करते हैं कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में काम करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो होते हैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक चैन के रूप में फॉलो होते हैं। जैसे टॉप लेवल से पहले मिडिल लेवल में होंगे, फिर मिडिल लेवल से फिर लोअर लेवल में। मतलब कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशन ऊपर से अगर आप रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक एक वर्कर के साथ में फॉलो होती है, या फिर जो भी आप वहां से इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं तो वो एक एक वर्कर के पास होके आती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर एक वर्कर्स को, हर एक एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन रहेगी, उनको ये पता रहेगा कि किसको हमें रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके काम की, है ना, और काम भी क्लियरिटी के साथ में होंगे, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन का फीचर बताता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तो सभी के साथ समान रूप से फॉलो होने चाहिए। मतलब कोई भी वर्कर्स के साथ में जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सभी वर्कर्स के साथ सेम और समान वहां पे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। वहां पे ऐसे ही नहीं कि जो पसंद नापसंद में वहां पे डिसीजन नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स और रेगुलेशन बनाया है उसी को फॉलो करें, ठीक है। एंड फोर्थ होती है स्टाफिंग, ठीक है। जो फोर्थ फीचर्स हो जाता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में, स्टाफिंग फीचर्स का मतलब होता है कि राइट पर्सन राइट जॉब, मतलब कि सही व्यक्ति को सही काम देना, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो जल्दी अचीव हो जाता है। एंड इसके क्या होता है कि आप एक अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। अगर आप यूनिटी बना के काम करते हैं, एक टीम भावना के साथ में काम करते हैं, अगर स्टाफिंग करते हैं कि जो काम जिस व्यक्ति के लिए सही है, अगर उस काम को आप उस व्यक्ति से कराते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, बियो एक्यूरेसी थ्योरी के फीचर्स हो जाते हैं। जो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एल्टन मायो उसके मैनेजमेंट डिस्कस किया, उसके उनके थॉट्स, उनके थ्योरीज देखा हमें। और अभी हम लोग ने बियो एक्यूरेसी जो कि मैक्स वेबर ने थ्योरी दिया था, उनके फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को जो एल्टन मायो के मैनेजमेंट थॉट समझ आए होंगे और बियो एक्यूरेसी थ्योरी के फीचर समझ आए होंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी को अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।